अब हम जिसको डिस्कस करने लगे हैं, जिस एरिया को, वो एरिया बेसिकली हमारा क्या है? वो एरिया है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई के मुतालिक। कि वैल्यू सप्लाई क्या होती है, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस आउट करना है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, किस तरह से है, कैसे हम लेके चलेंगे, इसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे समझ सकते हैं। अभी जितने भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, सब में सबसे अहम कंसेप्ट जो है आपका कौन सा होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। देखिए, हमें सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को डिटरमिन किया था कि सप्लाई क्या होती है, क्या नहीं होती। उसको हम सारा पढ़ के आए, सारा हम समझ के आए कि यार ये चीज़ जो है वो हमारी सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होती है। हमें लग गया पता, सप्लाई का हमें चल गया था पता कि यार ये चीज़ सप्लाई है, ये चीज़ सप्लाई नहीं है। फिर हमने देखा कि किस टाइम के ऊपर हमने सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड की हुई है। जो हमारे टाइम ऑफ सप्लाई है उसके बारे में भी हमें लग गया पता कि जी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई ये होती है, इस डेट के ऊपर हम अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड करेंगे, वो भी लग गया पता। अब सप्लाई क्या होती है ये भी मुझे पता है, किस टाइम पे रिकॉर्ड होनी है ये भी मुझे पता है। अब सवाल ये है वैल्यू क्या होगी, बिकॉज जो वैल्यू होगी सप्लाई की, उसी के ऊपर क्या किया जाएगा? सेल्स टैक्स जो है वो हमेशा से चार्ज किया जा रहा होगा। तो बेसिकली वैल्यू सप्लाई का मतलब क्या है कि हमें एक कीमत डिटर्मिन करनी है, एक अमाउंट का पता होना चाहिए। अगर हमें वो कीमत, अगर हमें वो अमाउंट का पता हो, तो फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं? फिर हम उसके ऊपर जो टैक्स है वो चार्ज कर रहे होते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप कहते हैं जी 1000 रुपये की चीज़ है, 1000 रुपये की चीज़ बेचनी है। कस्टमर आएगा, उसको 1000 की चीज़ बेचेंगे, उसे कहेंगे हमें 18% टैक्स जो है वो भी साथ पे करो, तो हम उससे 180 रुपये ले रहे होंगे। अब यहाँ पे इसको देखें, ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कह रहे होते हैं। बिकॉज ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर ये है सेल्स टैक्स। ये हमारा क्या है? दिस इज आवर सेल्स टैक्स। ये सेल्स टैक्स क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है इस अमाउंट के ऊपर। तो बेसिकली आप इन अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं वैल्यू सप्लाई क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई वो अमाउंट है जिसके ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। या इन थर्ड वर्ड आप कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में मतलब वो अमाउंट, ये वो कंसिडरेशन है, ये वो रकम है, ये वो सम है जो आपको क्या होगा, जो आपको रिसीव होगा। इसमें तमाम फेडरल एक्साइज ड्यूटी सब कुछ शामिल होगा एक्सेप्ट सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स के अलावा। बिकॉज इसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे? इसके ऊपर हमारा सेल्स टैक्स जो है वो हमारा चार्ज हो रहा होगा। तो बेसिकली ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होती है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं डेफिनेशन पे आऊं, तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वेल्स का मतलब क्या है? पहली बात है, हम टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रहे हैं उन सप्लाईज के ऊपर जिनके ऊपर टैक्स चार्ज होना ही होना है। ये है क्या? बेसिकली ये कंसिडरेशन इन मनी, पैसे जो आपको रिसीव होंगे, जिसमें तमाम फेडरल ड्यूटीज़, तमाम प्रोविंशियल ड्यूटीज़ सब कुछ शामिल है, जो सप्लायर को रिसीव हो रही हैं, सप्लायर को वसूल हो रही हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? वैल्यू सप्लाई। इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं? इसके ऊपर हम सेल्स टैक्स जो है वो शामिल कर रहे होते हैं। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होती है। तो अगर पेपर में आपको आएगा सवाल कि बताएं जी वैल्यू सप्लाई क्या होती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमने क्या करना है, हमने एक ही चीज़ लिखनी है, ये डेफिनेशन, ये जो हमारी है। अगर वैल्यू सप्लाई पूछा जाता है 2 मार्क्स का, तो हमने ये चीज़ ही डिटर्मिन करनी है। सिंपल सी बात है, ये हमारी डेफिनेशन है। आगे एफबीआर जो है ना, एफबीआर के पास कुछ पावर्स हैं। एफबीआर के पास क्या है? एफबीआर के पास कुछ पावर्स हैं। पावर्स क्या है कि एफबीआर किसी भी सप्लाई की वैल्यू जो है वो फिक्स कर देता है। अब एफबीआर ने अगर वैल्यू फिक्स कर दी ना, तो हम उससे कम बेच नहीं सकते।
तो रूल जो है ना, रूल जो असूल है, वो रूल आपने याद रखना है। रूल क्या है? रूल है हमारा एफपीआर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। जो इसमें से हायर अमाउंट होगी वही मेरी क्या कहलाएगी? वही मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होगी। इस रूल को अपनी नोटबुक्स के ऊपर कहीं पे लिख लें। अब इस रूल के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं ये क्या है और क्या नहीं है। हम चलते हैं वापस यहाँ पे। अब रूल हमारा क्या है? रूल है कि जी एफबीआर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। एक कोई गुड है, प्रोडक्ट ए, इसकी एफबीआर ने कीमत डिटर्मिन कर दी है 1,000 रुपया और आप इसको बेचते हैं 800 रुपये की। अब जब आपने 800 रुपये की बेची, आप कहें जी मैंने 800 रुपये की बेची है कस्टमर को, मैं 800 रुपये के ऊपर 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स जो है वो कैलकुलेट करके दे दूंगा, एफबीआर नहीं मानेगा। एफबीआर कह रहेगा कि अगर मैंने ये कीमत डिटर्मिन कर दी है, तुम इस कीमत से कम तो सेल कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके ऊपर एफबीआर ने कहना है कि मुझे 180 रुपये का सेल्स टैक्स हर हालत में चाहिए। तुमने डिस्काउंट दिया है, तुमने अपनी जेब में से पे किया है, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मैं इसके लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो इसका मतलब आप कभी भी एफबीआर से कम की वैल्यू के ऊपर तो सामान बेच ही नहीं सकते। आप कभी भी एफबीआर से कम की वैल्यू पे सामान बेच नहीं सकते। अगर आपने बेचा भी है तो फिर भी एफबीआर ने जो कीमत तय कर दी है, एफबीआर ने इसके मुताबिक ही टैक्स लेना है। जस्ट टेक एन अदर एग्जांपल, एफबीआर ने कीमत तय की है कि ये गुड्स जो है वो 1200 की बिकनी चाहिए और आप 1500 की सेल कर देते हैं। अब रूल है जो दोनों में से हायर होगा वही हमने लेके चलना है। तो यहाँ पे कहेगा एफबीआर चलो तुमने ज़्यादा महंगा बेच दिया है, तुम इसके ऊपर जो है वो टैक्स निकालो और 270 रुपीज़ जो है वो मुझे पे कर दो, मेरी वैल्यू छोड़ो। मतलब क्या हुआ कि हम एफबीआर से कम वैल्यू के ऊपर नहीं बेच सकते, हम एफबीआर से ज़्यादा की वैल्यू जो है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अपनी गुड्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपने क्या रखनी है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, इसको आपने भूलना नहीं है। ठीक है। तो असूल क्या है हमारा? असूल है हमारा एफबीआर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, विच एवर इज़ हायर वही हमारी क्या होगी, वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। तो ये रूल है, इसको आपने भूलना नहीं है कि एफबीआर के पास पावर हैं कि अगर वो किसी भी गुड्स की कोई भी कीमत वगैरह जो है वो अगर तय कर दें तो हम क्या करेंगे, हम उसको उसी वैल्यू के ऊपर, उसी अमाउंट के ऊपर ट्रीट करेंगे, हम उससे कम के ऊपर लेके नहीं चल सकते। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब इसी रूल से रिलेटेड अब हम बात करेंगे और वो हमारी बात है डिस्काउंट की। अभी हमने देखा कि हम कम कीमत पे नहीं बेच सकते, बट व्हाट इफ अगर हम डिस्काउंट के ऊपर बेचना चाहें तो? रिमेंबर डिस्काउंट वाला कंसेप्ट जो है वो सुपर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिस्काउंट वाला कंसेप्ट हमारा सुपर इम्पोर्टेंट है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। डिस्काउंट के ऊपर क्या सेल्स कर सकते हैं? द आंसर इज यस। डिस्काउंट के ऊपर सेल्स हम कर सकते हैं, लेकिन हमें दो कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। हमें दो कंडीशंस हैं, अगर वो दोनों की दोनों फुलफिल होंगी फिर ही हम डिस्काउंट के ऊपर सेल्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम कभी भी सेल्स नहीं कर सकते। नंबर वन हमारी कंडीशन क्या है? हमने यहाँ पे एक बनाते हैं इनवॉइस। ये हमारे पास इनवॉइस आ गई, आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी, फिर यहाँ पे डिस्काउंट जो भी है वो मेंशन होगा और फिर डिस्काउंटेड वैल्यू जो है वो भी लिखी होगी।
फिर इस डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर रेट जो है वो लगना चाहिए। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है? पहली कंडीशन है कि इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट मेंशन हो। पहली कंडीशन क्या है? इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट मेंशन हो। पहली कंडीशन क्या है? इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट मेंशन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? सेकंड कंडीशन है कि ये जो डिस्काउंट हम पे कर रहे हैं या डिस्काउंट दे रहे हैं ये बिज़नेस कन्फर्मिटी के मुताबिक हो, बिज़नेस नॉर्म्स के मुताबिक हो। इसका मतलब क्या है पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब है बेसिकली कि आपका बिज़नेस कन्फर्मिटी है कि आप 10% डिस्काउंट देते हैं, तो आप हर कस्टमर को, आप एवरी कस्टमर को कितना डिस्काउंट देंगे? आप हर कस्टमर को 10% ही डिस्काउंट देंगे। ठीक है, कस्टमर आ रहे हैं, आप हर एक को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, इनवॉइस पे मेंशन है आपको ये डिस्काउंटेड सेल्स अलाउ है। लेकिन अगर आपने किसी भी एक कस्टमर को 12% डिस्काउंट दे दिया, ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो पूछेंगे हाँ भाई तुमने कितना डिस्काउंट दिया इसको? आप कहेंगे जी 12% डिस्काउंट दिया। वो कहेगा तुम्हारा नॉर्मल डिस्काउंट कितना है? आप कहेंगे 10% है। कहेंगे ये 2% तुमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा, आपको ये क्लेम नहीं करने देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हमने डिस्काउंट के ऊपर बेचना है तो सवाल ये है डिस्काउंटेड सेल्स हम कर सकते हैं, डिस्काउंट जो है वो हमें अलाउ हो जाएगा, हम डिस्काउंट के ऊपर सामान जो है वो बेच सकते हैं। अब डिस्काउंट मेनली ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम उस वक़्त मानेंगे जब ये दो कंडीशंस पूरी होंगी। नंबर 1 कि टैक्स इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो मेंशन होनी चाहिए। नंबर 2 कि जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होनी चाहिए। रसीद के ऊपर डिस्काउंट लिखा हो और जो डिस्काउंट है वो सब के लिए हो और यकसा हो, एक जैसा हो। सबको 10% मिल रहा है, सबको 15% मिल रहा है, सबको 20% मिल रहा है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं आपको डिस्काउंट जो है वो अलाउ है। अगर इसमें से एक चीज़ भी लैप्स हो गई आपको डिस्काउंट अलाउ नहीं किया जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपका डिस्काउंट है, एक कस्टमर को 15% दे दिया, आपका 10% है, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इनवॉइस थी, इनवॉइस के ऊपर लिखा नहीं है तो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्काउंट हर न्यूमेरिकल में तकरीबन टेस्ट होता है। तो न्यूमेरिकल में मोस्ट आप इसे कह सकते हैं जो टेस्टेड एरिया है वो डिस्काउंट का, जो न्यूमेरिकल में मोस्ट टेस्टेड एरिया है वो किसका है? वो डिस्काउंट का कंसिडर हो रहा होता है। तो ये दो बातें याद रखनी है। 2 नंबर के लिए आपको 2 मार्क्स के लिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाएगा कि बताएं कि अगर आपने सेल्स टैक्स में डिस्काउंट को क्लेम करना है तो क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो 2 बातें, नंबर 1 डिस्काउंट शेल बी मेंशन ऑन इनवॉइस, मतलब रसीद पे डिस्काउंट लिखा हो। नंबर 2 डिस्काउंट बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक होना चाहिए। दोनों बातें फुलफिल होती हैं आप डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। अगर उसमें से कोई भी बात फुलफिल नहीं होती है, एक चीज़ भी लैप्स हो जाती है, आप डिस्काउंट क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब डिस्काउंट से ही मुतालिक एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है हमारा डिस्काउंट जिसे हम कहते हैं अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। क्या कहलाता है? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। रिमेंबर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट जो है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये आपको अलाउ भी नहीं। क्यों? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है कि भाई आपने सेल्स कर दी हुई हैं, आपने 1000 रुपये की सेल्स कर दी हुई हैं, अब आपने सेल्स की हैं उधार के ऊपर और आपको अमाउंट रिकवर करवानी है। आप उसे कह रहे हो यार खुदा के लिए दे दे चल तू हमें 1000 छोड़, तो 900 वापस कर दे। तो ये जो 100 का डिस्काउंट दे रहे हो ये अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है, इसका सेल्स टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
ट्रीटमेंट ना होने के रीज़न क्या है? नंबर वन कि ये जो 100 रुपया है, ये जो डिस्काउंट है, ये कभी भी हमने इनवाइस पे मेंशन नहीं किया हुआ। नंबर टू, ये डिस्काउंट जो है ये बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक भी नहीं है, तो इसलिए अर्ली पेमेंट डिस्काउंट जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो इग्नोर हो जाएगा, इसका हम कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं ले रहे होंगे। सिमिलरली आगे जाके हमने पढ़ना है, आगे जाके आपको नज़र भी आएगा, एक होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं थर्ड स्केजुअल आइटम्स, जो हमारी क्या है, रिटेल आइटम्स है। रिटेल आइटम्स के ऊपर भी डिस्काउंट जो है वो अलाउ नहीं होता। रिटेल आइटम्स क्या होती हैं, आगे जाके हम इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में पढ़ रहे होंगे। तो ये चीज़ डिस्काउंट के बारे में। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे हैं सिनेरियोज। ये सिनेरियोज में से ना वैल्यू सप्लाई इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैल्यू सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वो जो हमने बातें की, डेफिनेशन हमारी हो गई, हमने डिस्काउंट का सिनेरियो पढ़ लिया, ठीक है। अब ये क्रैम वाली नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेफिनेशन को आपने कभी भी क्रैम नहीं करना, आपने इसको रट्टा नहीं मारना। सेकेंड थिंग इज़ दैट, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अब जो हम सिनेरियोज डिस्कस करेंगे ये सिनेरियो पेपर में आते हैं। जी ये बात है, बताएं वैल्यू सप्लाई कैसे होगी, जी ये बात है, बताएं वैल्यू सप्लाई कैसे होगी, तो वो हमने डिस्कस करने हैं। आपके पास हैंडआउट्स में इसका टेबल बना होगा, तो टेबल आपके लिए इजी हो जाएगा। आप उसको जब हैंडआउट्स में डिस्कस कर रहे होंगे, जब आप उसको हैंडआउट्स में से देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपके सामने टेबल होगा, आप टेबल से पढ़ लीजिएगा। अभी मैं इसको समझाता हूँ। रिमेंबर ये सिनेरियोज हैं, इनको आपने समझना है, इनको आपने याद करना है, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना। अब पहला सिनेरियो है कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है या कोई चीज़ बेची है, तो जो पैसे मिलने हैं उसके बाद आपको कुछ अमाउंट जो है वो इन काइंड मिल गई है, कुछ कैश में मिल गई है, तो फिर हम कैसे डिटर्मिन करेंगे हमारी वैल्यू सप्लाई क्या है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आप जाते हैं मार्केट में, आप मार्केट में जाके मोबाइल फ़ोन जो है वो परचेज़ करते हैं। आप क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने के लिए आप अपना ओल्ड मोबाइल फ़ोन देते हैं प्लस कैश देते हैं, तो आपको न्यू फ़ोन मिल जाता है। तो जो न्यू फ़ोन है इसकी वैल्यू कैसे होगी, कैश, और ओल्ड कीमत की मार्केट वैल्यू क्या लगी थी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे क्या करनी है, उसको लेके चलना है कि अगर हम लेके चल रहे हैं कि जो हमने एसेट दिया है उसकी मार्केट वैल्यू प्लस जो हम कैश गिवन कर रहे हैं वही हमारा क्या होगी, वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो ट्रीट हो रही होगी। तो ये हमारा याद रखना आपने कि ओपन मार्केट प्राइस जो हमने एसेट लिया है उसकी वो हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे होंगे। और एक चीज़ याद रखनी है कि वैल्यू सप्लाई हम दोनों के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, हम बायर के पर्सपेक्टिव से भी हम डिस्कस करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम इसको सेलर के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करेंगे। बायर के पर्सपेक्टिव से इसलिए डिस्कस कर रहे होते हैं कि बायर को पता हो कि भाई मैंने सामान ख़रीदा कितने के, इतना टैक्स पे किया है, और जो सेलर है उसके पर्सपेक्टिव से कि मैंने इतने की सेल्स की हैं, तो हम दोनों के पर्सपेक्टिव से वैल्यू को डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद है एसोसिएट्स। अब एसोसिएट्स हमने पढ़ लिए हुए हैं, एसोसिएट्स क्या होते हैं। अगर आप एसोसिएट्स को सप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर बात है आप उनको जो भी आपकी मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर सप्लाई करेंगे, ये तो है। जैसे हमने पढ़ा था कल के इंडिविजुअल्स में जो आपस में रिलेटिव होते हैं, आप कभी भी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। अगर बाप आता है दुकान से सामान लेकर जाएगा, आप पैसे भी नहीं लेंगे, पार्टनर्स एक दूसरे को सामान बेच रहे हैं, सस्ता बेचेंगे, तो फिर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ डिटरमिन करेंगे। रिमेंबर अगर एसोसिएट्स का केस है और एसोसिएट्स के केस में सप्लाई की है, तो जो हमारी ओपन मार्केट प्राइस होगी या जो हमारी नॉर्मल प्राइस है वही हमारी वैल्यू सप्लाई कंसिडर होगी। डिस्काउंट द्वारा इनको ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे होंगे। उसके बाद अगर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर सामान बेच रहे हैं तो रिमेंबर इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो कैश बेसिस के ऊपर बेचते हैं वो है 1,00,000 रुपए की, और अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट पे बेचते हैं तो वो 1,10,000 रुपये की आप बेचते हैं। अब नगद ले लो लाख की, किस्तों पे लोगे 1,10,000 रुपये की, तो यहाँ पे जो 10,000 है हमारा ये वाला, ये 10,000 हम बेसिकली क्या ले रहे हैं,
हम प्रॉफिट ले रहे हैं या हम इंटरेस्ट ले रहे हैं या हम मार्कअप ले रहे हैं, रिमेंबर इसके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। बेशक आप इंस्टॉलमेंट पे बेच रहे हैं, बेशक आपने 1,10,000 की बेची है, लेकिन आपकी वैल्यू सप्लाई क्या होगी, वही कंसिडर होगी जो कैश में। तो इसका याद रखिएगा कि कभी भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर या कभी भी डेफर्ड पेमेंट हम करके बेच रहे हैं तो मार्कअप का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इंटरेस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कभी भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते। तो ये चीज़ आपने याद करनी है। ये वाला पॉइंट भी जो है ये फ्रिक्वेंटली टेस्टेड पॉइंट है, पेपर में उसने पूछा हुआ है। अक्सर कहता है कि जी चीज़ लाख की थी 1.5 लाख की बेच दी है उधार पे, तो 50,000 जो है आप सूद ले रहे होते हैं। अब वो जो 50,000 आप सूद ले रहे हैं उसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होगा। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है, ये अभी हमने पढ़ लिया। ट्रेड डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा। नंबर 1, इनवॉइस के ऊपर अगर डिस्काउंट मेंशन है और बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें ट्रेड डिस्काउंट जो है वो अलाउ होता है। उसके अलावा कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी हम वैल्यू सप्लाई डिटरमिन नहीं कर पा रहे, स्पेशल ट्रांजैक्शन है, तो हम देखेंगे कि जी उसकी ओपन मार्केट प्राइस क्या है। जो उसकी ओपन प्राइस है वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप गंदम का कारखाना लगा के बैठे हुए हैं, गंदम बेचते हैं आटा बना के। आपने एक दफ़ा चावल लेके आए, चावल भी बेच दिए। अब तो चावल आपने वन टाइम किया, अब क्या बताओ। तो इसलिए जो आपको चावल की मार्केट में कीमत मिल रही होगी वही क्या होगी, आपकी वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद एसोसिएट्स वाला स्लाइड ये रिपीट हो गई है, ये हमने डिस्कस आउट कर लिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर हम गुड्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट्स के केस में, अच्छा ये इम्पोर्टेड नहीं है, ये इंपोर्ट्स के केस में रिमेंबर जो एफबीआर वैल्यू डिटरमिन कर देगा, जब अंडर कस्टम एक्ट आप चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, जो भी एफबीआर ने वैल्यू बता दी है उससे कम के ऊपर तो वैल्यू सप्लाई हमारी कंसिडर नहीं हो सकती। तो बेसिकली जब हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के केस में अंडर कस्टम एंड अंडर एफईडी जो भी आपकी वैल्यू डिटरमिन होती है वही हमारी क्या है, वही हमारी वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होती है। उसके अलावा अगर ये डिपार्टमेंट को बिलीव हो कि आपने जो इनवॉइस डिक्लेयर की है, जो आपने इनवॉइस गिवन की है वो अंडर इनवॉइसिंग है, उस पे ऊपर जो वैल्यू है वो करेक्ट नहीं है, शक हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेस्ला इंपोर्ट करते हैं, आप टेस्ला इंपोर्ट करके उसकी कीमत जो है वो 60 लाख लिख देते हैं। अब वो कहेंगे यार 60 लाख की तुम टेस्ला, 60 लाख के तो यहाँ पे अब कुछ नहीं आता। तो अगर उनको लग रहा है पता कि आपकी वैल्यूएशन ठीक नहीं है तो फिर क्या करेंगे, वो एक कमेटी बिठाएंगे जिसको हम कहते हैं वैल्यूएशन कमेटी। वो वैल्यूएशन कमेटी में डिपार्टमेंट के मेंबर्स होंगे, कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह के मेंबर होंगे। वो जो अमाउंट डिटर्मिन कर दें, वो जो रकम डिटर्मिन कर देंगे वही हमारी क्या होगी, वही हमारी वैल्यू सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद है अगर हम टॉल मैन्युफैक्चरर को गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहे होते हैं फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो रिमेंबर इसमें क्या होता है, इसमें जो भी वो काम करके दे रहा है, जो काम करने के पैसे हैं, जो भी उसकी ओपन मार्केट प्राइस है वही क्या होगी, वो हमारी वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कंपनी है, ये बिजली वगैरह बेच रही हैं, वापडा वगैरह, तो इनकी क्या होगी वैल्यू सप्लाई कि जो इनकी एनर्जी परचेज प्राइस होती है वो इनकी क्या होगी, वैल्यू सप्लाई होगी। रिमेंबर जो इनके सब्सिडी वगैरह मिलती है, सब्सिडी वगैरह कभी भी इनकी वैल्यू सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी। उसके बाद है अगर आप कोई व्हीकल लेते हैं, उस व्हीकल को बेच देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक गाड़ी इंपोर्ट की, पुरानी गाड़ी थी 10 लाख रुपए की, और उसने फिर उसमें कोई वैल्यू एडिशन की, मतलब उसको रिपेयर करवाया, इंजन चेंज किया, दरवाजे चेंज कर दिए, और करवा के उसने 15 लाख रुपए की गाड़ी बेच दी, और ये कारोबार भी इसका यही है। अब जो इसका डिफरेंशियल अमाउंट है वो कितनी है, 5 लाख। तो ये 5 लाख जो है वो क्या कंसिडर होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर होगी। तो बेसिकली गाड़ी के केस में सेल प्राइस और परचेज प्राइस के दरमियान में
जो डिफरेंस होगा, जो फ़र्क होगा, वही हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद रिटेल प्राइस में रिमेंबर, रिटेल प्राइस में वैल्यू सप्लाई क्या होती है, नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरर ने तय कर दी, जो मैन्युफैक्चरर ने डिटरमिन कर दी, वही हमारी क्या होती है, वही हमारी रिटेल प्राइस होती है, और उसी के ऊपर हम सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। ये कैसे डिटरमिन होती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। हमारे पास एक आएगा थर्ड स्केड्यूल, रिटेल आइटम्स, आई गेस अगली वीडियोस में आप देख रहे होंगे, तो उसमें आपको समझ आएगी कि ये किस तरह से डिटरमिन जो है वो हम कर रहे होते हैं। उसके बाद है जो इलेक्ट्रिक पावर एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, सारे आपके पास जो हैंड आउट्स हैं, उन हैंड आउट्स में चीज़ें मौजूद हैं, आप उनको वहाँ से भी देख सकते हैं। अब ये देखें आप, फॉर एग्जांपल लेस्को है या एस एन जी पी एल, इनकी बात करें। अब आप कभी भी अपने घर का बिल देखेंगे, आपके घर के बिल के ऊपर भी सेल्स टैक्स जो है वो शामिल किया गया। अब वो सेल्स टैक्स जिस अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जा रहा है, बेसिकली वो आपकी वैल्यू सप्लाई है। तो वो क्या होती है कि टोटल बिल कितना था, लेट पेमेंट सर चार्जेस वगैरह निकाल के, बिल ड्यूटीज़ वगैरह जितनी भी हैं वो डाल के, उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर इम्पोर्टेड गुड्स हैं, डिफरेंट क्लास की है, क्वालिटी ए बी सी डी की, तो इसके में सिंपल जो है एफ बी आर जो भी वैल्यू डिटरमिन कर देगा, वही हमारी क्या होगी, वही हमारी वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। और ये हमने रूल पढ़ लिया था कि अगर आप बोर्ड ने जो कीमत तय की है, आप उससे ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो बोर्ड की वैल्यू, मतलब अभी हम ये रूल पढ़ के आए हैं कि एफ बी आर वैल्यू और एक्चुअल, जो इसमें से हायर होगी, वही हमारी क्या है, वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। तो ये सारा हमारा जो है था वो इसके मुतालिक था, जो हमने डिस्कस आउट कर लिया। अब इसमें से इस तरह के सवाल जो हैं वो हमारे आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सवाल है, इस तरह के सिनेरियोज आते हैं पेपर में। वेयर लिमिटेड हैज़ सप्लाइड 2000 टन ऑफ स्टील टू जोहेब लिमिटेड। वेयर ने इसको दिया, द मार्केट प्राइस ऑफ द सप्लाई इज़ 2.8 मिलियन, और जो उस सप्लाई की जो बेचा है वो कीमत क्या है, 2.8 मिलियन है। ओइंग टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जोहेब ने कहा पैसे मुझे तो है नहीं, मैं तुम्हें ना अपनी बिल्डिंग का पोर्शन ट्रांसफ़र कर देता हूँ, उसकी कीमत कितनी है, 2.5 मिलियन है, और बाकी तुम्हें 75,000 रुपया मैं कैश में दे सकता हूँ। और उसने कहा मैं तुम्हारे जो चेक है वो तुम्हारे नाम पर लिख दूंगा, तो बताएं वैल्यू सप्लाई क्या होगी। तो ये है इन काइंड और इन कैश। अब बेसिकली वो क्या कर रहा है, 25 लाख रुपए की जो है वो ज़मीन दे रहा है, और 75,000 जो है वो क्या कर रहा है, वो उसको कैश दे रहा है। तो उसको अमाउंट रिसीव होगी 257,550। अब मार्केट प्राइस तो ये है, तो हम क्या लेंगे, हम मार्केट वैल्यू ही जो है वैल्यू सप्लाई में कंसिडर करेंगे। हाँ, अगर ये वैल्यू वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर करवाना चाहता है, अगर क्योंकि ये डिस्काउंट है, तो उसके लिए उसको इनवॉइस पे डिस्काउंट मेंशन करने पड़ेगा, और ये अगर बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक हुआ तब ही ये होगा, अदरवाइज जो इसकी मार्केट वैल्यू है वही क्या होगी, वैल्यू सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद है आतिफ सन स्टार्टेड हिज बिजनेस इन जुलाई 2022 इन ऑर्डर टू असिस्ट हिम। आसिफ ने, मतलब उसके बाप नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 25 लाख रुपए के ऊपर गुड्स दे दी, और डिस्काउंट रेट जो है वो 18% दिया गया, हालांकि नॉर्मल वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 8%। वट वुड इज द करेक्ट वैल्यू सप्लाई ऑन विच आसिफ विच चार्जेबल टू सेल्स टैक्स, बताएं किस कीमत के ऊपर सेल्स टैक्स शामिल होगा। अब यहाँ पे देखें तो उसने तो गलत टैक्स ले, मतलब उसने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दी है। तो यहाँ पे जो ये 25 लाख रुपया हमें शो हो रहा है जिसकी उसने सामान बेचा है, ये 18% डिस्काउंट के बाद है। तो इसका मतलब ये तो 82% को शो कर रहा है। आप इसको 82 पर डिवाइड कर लें, आपको अमाउंट मिल जाएगी जो ग्रॉस अमाउंट बनती है। तो इसकी ग्रॉस अमाउंट हम डिटर्मिन करते हैं, कितनी बनेगी, ये बन जाएगी हमारे पास
304870, ये है विदाउट डिस्काउंट। अब नॉर्मल डिस्काउंट कितना है, 8% है, तो वो हम लेस करवा ले। हम इसका अगर 92% लें तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू सप्लाई जिस पर टैक्स लगेगा, डैट विल बी 2804,878। तो ये हमारी क्या होगी, वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। तो वही डिस्काउंट वाला पॉइंट कि नॉर्मल डिस्काउंट तो हम कितना दे रहे हैं, हम नॉर्मल डिस्काउंट जो है वो तो 8% दे रहे हैं, हमने इस बंदे को 18% डिस्काउंट दे दिया है। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट 10% दिया था, हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, हमने नॉर्मल 8% के साथ ही अपनी वैल्यू को ट्रीट किया है। और उसके बाद है उसामा हैज सप्लाइड 200 kg ऑफ मटेरियल फॉलिंग अंडर थर्ड स्केड्यूल टू मुनव्वर लिमिटेड एट अ होलसेल प्राइस ऑफ ₹500 पर kg। और रिटेल प्राइस है उसकी 900। हम पढ़ के आए हैं कि अगर कोई रिटेल आइटम होगी, अभी पढ़ा है, रिटेल आइटम हमेशा रिटेल प्राइस पे ही होगी, तो इसकी वैल्यू सप्लाई जो है वो 900 ही कंसिडर हो रही होगी। सो ये हमारा सवाल था, ये हमारा डन हो गया। तो अब हमारा वैल्यू सप्लाई यहाँ पे एंड होता है विद ऑल सिनेरियोज विद ईच एंड एवरीथिंग। तो अब हमारा जो डेफिनेशंस वाला एरिया था वो सारे का सारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम आगे मूव करेंगे रूल्स एंड प्रोविजंस के ऊपर कि कैसे हैं, किस तरह से कैलकुलेशन होनी है। तो अब सारा कुछ हमने यहाँ से शुरू करना है, क्या है और किस तरह से। गॉट इट? आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैंने आपको इतनी एलिब्रेटिव वे में डेफिनेशंस करवाई हैं। माई स्लाइड्स आर वेरी आई कैचिंग, लाइक आपको कभी भी बोर नहीं होने दी इन चीज़ों से। आप एक चीज़ को देखें कि हम हर टॉपिक के साथ जो पीछे ये बैकग्राउंड्स लगी हुई हैं बहुत रेलेवेंट है, ताकि आपको ये चीज़ें याद रह जाएं। ये जितना बोरिंग सब्जेक्ट है उतना बोरिंग ना हो, बल्कि आपके लिए उतना ये आसान लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डेफिनेशंस जो हैं वो 100% डन हो गई।